सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आई विल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू सीरीज़, जिसमें कि हम करंट अफेयर्स का सेक्शन अब की बार करने जा रहे हैं। और हम लास्ट सितंबर से लेके और अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम क्वेश्चन वाइज ही कंप्लीट करने वाले हैं। और हर एक लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हर एक लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और उसमें उसका कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स हमने क्यों शुरू किया। करंट अफेयर्स हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे कि कम से कम 20 to 30 क्वेश्चंस यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसीलिए हमने ये सेक्शन शुरू किया है। तो आज हम जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन करने वाले हैं उसमें हम करेंगे सितंबर से लेके नेक्स्ट जो भी हमारा जुलाई तक के करंट अफेयर्स होंगे, कम से कम वो तो हम कंप्लीट ही कर लेंगे। और हर एक लेक्चर में जो हमारे होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। और एक 1 मंथ के हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 1 मंथ के हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे आपके। सो हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आपको इस सीरीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारी इस इनिशिएटिव से अभी जुड़ गए हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को एक बार फुल देख के जाओ। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो दोबारा इसको मत देखना। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। सो चलिए शुरू करते हैं आज के सितंबर मंथ का पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, आपको कोई भी जब आपको स्कीम पढ़ो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, क्यों की है, अभी न्यूज़ में क्यों है, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ये चीज़ें तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पता ही होनी चाहिए। जैसे कि आगे हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। ये आई क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि अभी जो है 22 न्यू रीजनल एम्स अप्रूव हुए हैं इस स्कीम के अंडर। ठीक है। और ये जो स्कीम आई थी, ये आई थी 2003 में। कब आई थी ये? 2003 में ये स्कीम आई थी। तो इसमें लिख रखा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वॉज अनाउंस्ड इन 2008। तो 2008 में ये अनाउंस नहीं हुई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, क्योंकि ये 2003 में आई थी। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 22 नए एम्स बन रहे हैं, अप्रूव हुए हैं उस स्कीम के अंडर। सो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये किस लिए है देख लेते हैं। सेकेंड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू करेक्ट द रीजनल इम्बैलेंस इन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी और रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड टू ऑगमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन कंट्री। देखो, इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो यही है। इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट हैं वो यही है कि टर्शरी हेल्थ केयर को इसको अवेलेबल करवाना है। ठीक है। सेकंड, जो भी एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन है, मतलब मेडिकल एजुकेशन में भी क्या, सेटिंग अप ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन। कौन से? एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को हमें सेटअप करना है। और थर्ड क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को इसमें अपग्रेड करना है। और क्या है? जितना भी कॉस्ट होगा इसमें कुछ जो सेक्शन है वो सेंट्रल सेक्टर है, और कुछ है जो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। कुछ सेक्शन इसमें सेंट्रली सेक्टर है, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। ठीक है। ये हो गई। और एक और बात बताएं कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी आपको पता चल गई। तो इसकी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो हमारी रॉन्ग होगी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब अनाउंस हुई थी? 2008 में, नहीं 2003 में हुई थी। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। अगर इसी के बारे में मैं आपको और स्कीम्स के बारे में बताऊं कि हमारी हेल्थ केयर में और कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं या जो भी चल रहा है, तो देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। सॉरी। सबसे पहले है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। सबसे पहले हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये क्या है? एक सिंगल नॉन लैप्सेबल फंड है। कौन सा है? नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। किसके लिए? हेल्थ के लिए। और कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लिया जाता है, ये फंड वहाँ से आता है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है। ये नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, ये चीज़ याद रखना। ये भी हेल्थ केयर के अंडर ही आता है। ठीक है। एक सेकंड है हमारी बहुत सारी स्कीम्स में अभी बताने, कम से कम 7 स्कीम बताने जा रही हूँ। एक है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर
स्वस्थ भारत अभियान या स्कीम, स्वस्थ भारत स्कीम, ठीक है। ये अभी 2021 और 22 के बजट में अनाउंस की गई है। और इसमें क्या है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे किसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे हेल्थ केयर की। क्या करेंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें ये टेस्ट, रिसर्च, ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में ही हो। क्या क्या चीज़ें, टेस्ट, आत्मनिर्भर बनाना है हमें स्वस्थ भारत में। तो जितनी भी टेस्टिंग होएगी, जितनी भी रिसर्च होएगी, जितना भी ट्रीटमेंट होएगा वो सारा हमारी कंट्री में ही होएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अभियान के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक थर्ड स्कीम पे। थर्ड स्कीम क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और इसके हमारे हैं जो 4 कंपोनेंट हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक डिजी डॉक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ये की जाएगी। ये है NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये भी अभी चला है, इसके ये 4 कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये भी इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, ठीक है। एक और है हेल्थ केयर से रिलेटेड स्कीम, अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा जो चल रही है, आयुष्मान भारत। क्या है, आयुष्मान भारत। 2 pronged अप्रोच है। इसमें क्या होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रिएट किया जाएगा। और सेकंड क्या है कि इसमें जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, किसके लिए, पुअर्स को और वनरेबल जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। उसमें क्या है, 5 लाख तक का लोन है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस है फैमिलीज़ को, ठीक है। 5 लाख तक का पर फैमिली इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये है हमारा आयुष्मान भारत, ठीक है। ये 2 pronged अप्रोच है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्रिएट किया जाएगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को फॉर्मुलेट किया जाएगा। और अगर मैं बताऊं 4 हो गई। अब हमारी एक 5th स्कीम आती है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। आपने सुना होगा, ये किसके बारे में बात करती है, ये हेल्थ केयर फॉर ऑल के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, हेल्थ केयर फॉर ऑल। और क्या है, जितने भी हमारे करंट और इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की बात करती है, टू एड्रेस करंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, जो भी फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस, ठीक है। और एक हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, ठीक है। इसको बोलते हैं जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री बीजेपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंदर है ये कब बनी थी, ये भी 2008 में बनी थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में बनी है, अभी नहीं बनी है, ठीक है। 2015 में इसको फिर से रिवैम्प किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। क्यों जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक तो ये चीप होती हैं, ठीक है। एक इनकी क्वालिटी सेम होती है, सेम क्वालिटी होती है इनकी, और इफेक्टिवनेस होती है जो कि एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स की होती है, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको इंप्लीमेंट करता है BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ये इसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंडर। तो ये क्या चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसमें क्या बनाए जा रहे हैं, जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं, जन औषधि केंद्र इसमें बनाए जा रहे हैं। एक और स्कीम है हमारी इसके अंडर ही, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो पहली थी वो थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये है नेशनल हेल्थ मिशन जो कि 2013 में शुरू किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन कौन से में शुरू किया गया था, 2013 में। इसमें 2 स्कीम्स को सबस्यूम किया गया था, कौन सी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसमें 2 को सबस्यूम किया गया था। इसका मेन एम क्या था, जितना भी रूरल एरियाज़ हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें स्ट्रेंथन करना। क्या स्ट्रेंथन करना, जितने भी रिप्रोडक्टिव, मटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, ये वो करना, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव
maternal, neonatal, child and adolescent health, इसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, इसको प्रमोट करना, और दूसरा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं उनसे प्रिवेंट करना। ये इसका मेन एम था, ये इसके मेन एम थे किसके, नेशनल हेल्थ मिशन के, जो कि 2013 में हमारा लॉन्च हुआ था। 2 स्कीम्स ने इसने सब्स्यूम की थी, कौन सी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 7 स्कीम्स हो गई हैं, इनको भी रट लेना, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो। 6 स्कीम्स तो ये हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हो, और 7th ये होगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। Consider the following statement. The marginal standing facility is a tool used by banks to borrow money from RBI on an overnight basis. जो नेशनल क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो एक टूल है जो बैंक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ओवरनाइट बेसिस पे मनी लेने के लिए आरबीआई से। ये बिल्कुल सही है, बैंक इसको लेते हैं मनी को आरबीआई से, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट बेसिस पे। ये बिल्कुल सही है। और जो ये मैकेनिज्म है ये सिमिलर है रेपो ट्रांजेक्शन के, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है। थर्ड है अंडर द एमएसएफ द बैंक यूज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर पार्ट ऑफ एसएलआर टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कि जो एमएसएफ के अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर के अंडर है उनको आप रख सकते हो आरबीआई को एज ए कोलेटरल देने के लिए, लेकिन रेपो में आप ऐसा नहीं कर सकते। रेपो में आप एसएलआर के सिक्योरिटीज़ को नहीं रख सकते। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। और ये हो गया, देखो अगर ये तो है कि जब बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं तब की बात है, ये है कि एमएसएफ कब है, जब हम बैंक से बोरो करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से बोरो नहीं करते हैं, वो करते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। क्या करते हैं वो? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में अगर वो 1 दिन का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल मनी, उसको क्या बोलते हैं? कॉल मनी। अगर 1 से लेके 14 डेज तक का करते हैं, मतलब 1 डे से ज़्यादा और 14 डेज से कम का करते हैं तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। और अगर ये कब होता है, मतलब एमएसएफ कब होता है? जब होता है जब इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली, मतलब जब इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे हैं, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या फिर हम बोरोइंग बोल सकते हैं, इंटर बैंक बोरोइंग नहीं हो रही है या फिर इंटर बैंक लिक्विडिटी नहीं है। जब इंटर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है तभी एमएसएफ का टूल आता है, तभी बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं अपनी एसएलआर की सिक्योरिटीज़ को रख के। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया कि अगर इंटर बैंक बोरोइंग हो रही है तो अगर वो 1 दिन के लिए हो रही है तो उसको बोलते हैं कॉल मनी, ये भी आ सकता है। और अगर 1 डे से ज़्यादा और 14 डे से कम हो रही है तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी, नोटिस मनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, 3 कंसेप्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ये। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज ए फ्लैगशिप स्कीम फॉर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर्स इन कंट्री। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो फ्लैगशिप स्कीम है किसके लिए? फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो क्या आपको ये सही लग रहा है? कितने स्टेटमेंट्स है इसमें? 3 स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो देखो, हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये बिल्कुल फ्लैगशिप स्कीम है फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। किसके अंडर है? ये तो अभी 2020 में ही रिलीज हुई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब? 10 सितंबर को। ठीक है, अभी 10 सितंबर 2020 को ही ये रिलीज हुई है। और किसके अंडर है ये? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर है। किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंडर है ये। ठीक है, और क्या बता सकते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच है, मतलब अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दिया जाएगा। क्लस्टर और एरिया बेस्ड ये अप्रोच है। मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है, जिसमें किसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो जैसे कि 55 लाख एम्प्लॉयमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो बोल रहे हैं कि 55 लाख इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के। और जो फार्मर की इनकम है वो डबल की जाएगी फिश प्रोडक्शन में। ठीक है, और एक और है कि इसमें जो फिश का प्रोडक्शन है वो कितना किया जाएगा? 70 लाख टन। कितना किया जाएगा? 70 लाख टन कर दिया जाएगा 2024 से 25 तक। कितना किया जाएगा? 70 लाख टन कर दिया जाएगा 24 से लेकर 25 तक। और इसमें क्या है? और 2 चीज़ें और हैं इसमें। एक तो है कि हमें फिशरीज़ का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना है। एक्सपोर्ट कितना करना है? 1 लाख करोड़ तक। ठीक है, 1 लाख करोड़ तक हमें इसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना है। और दूसरा हमें रिड्यूस करने हैं पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, सप्लाई चेन को मैनेज करके और वहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज बना के। कितने? 25% होते हैं अभी, वहाँ से 10% तक हमें लाना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? एक्सपोर्ट कितने करने हैं?
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने कम करने हैं, फिश का प्रोडक्शन हमें कितना बढ़ाना है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, कौन से ईयर में ये रिलीज़ हुई है, ठीक है, और किसके अंडर है और कौन सी अप्रोच है। तो ये 8 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स एट इनहेंसिंग फिश प्रोडक्शन बाय एडिशनल क्या ये एडिशनल 7 लाख टन बाई 2024-25। क्या इतना है? नहीं, 70 लाख टन है, इतना नहीं है। कितना हो गया? 7 लाख टन, पता नहीं कितना कितना लिख रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है। ये कितना होएगा? 70 लाख टन होएगा, 70 लाख टन होएगा ये हमारा। इतना ही प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्राइमरीली फोकस ऑन अडॉप्टिंग द क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच एंड क्रिएशन ऑफ द फिशरीज क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी बताया कि जो मेन फोकस है इसका वो है एरिया बेस्ड अप्रोच या क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे। तो क्या हो गया हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, सेकंड रॉन्ग है। तो देख लेते हैं, जिसमें भी सेकंड रॉन्ग होगी वो कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा बी। अगर हमें सेकंड भी पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सिंगापुर कन्वेंशन, ठीक है। सिंगापुर कन्वेंशन पे आ जाते हैं हम। पहले वाले को मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सिंगापुर कन्वेंशन वाज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाय WTO। सबसे पहला तो ये, तो सबसे पहले स्टेटमेंट तो यहीं पे हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है कि जो सिंगापुर कन्वेंशन है वो WTO ने नहीं, ये जो सिंगापुर कन्वेंशन है ये UN ने अडॉप्ट किया था, अभी 2018 में ही अडॉप्ट किया है, ठीक है। 2018 में ही अडॉप्ट किया है। ये मेनली किसके लिए है? जितने भी कॉर्पोरेट या बिजनेसमैन के डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है मेनली, ठीक है। कॉर्पोरेट्स के डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ये, ठीक है। और मेनली क्या है, और ये मेन सबसे पहली ही मतलब मेरे ख्याल से यूनियन ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के नाम से है, ये भी आप बोल सकते हो। फर्स्ट ट्रीटी मतलब इंटरनेशनल या UN की ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर, टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। सिंगापुर के नाम पे ये पहली ही हमारी ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया ने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया? यस, इंडिया ने 2019 में ही इसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। 2020 में भी इसके 53 सिग्नेटरीज हो गए हैं, जिसमें चाइना और USA ने भी इसमें साइन किए हैं, ठीक है। इंडिया, चाइना, USA तीनों ने इसमें साइन किए हैं। और मेन इसका पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अगर इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट जल्दी हो जाते हैं तो हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया का वो क्या है? बूस्ट करेगा, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि इंडिया में जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है और जल्दी हमारे डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाएंगे तो वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंगापुर कन्वेंशन जो है WTO ने अडॉप्ट नहीं किया, UN ने अडॉप्ट किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है द कन्वेंशन प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन एंड फॉर अलोइंग द पार्टीज टू इन्वोक सच एग्रीमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो कन्वेंशन है ये यही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी सही हो जाती है, फर्स्ट हमारी रॉन्ग है। ऐसा ही एक और कन्वेंशन है, उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन। क्या होती है? न्यूयॉर्क कन्वेंशन। वो किस चीज़ के ऊपर है? रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है। ये इसके लिए है, रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। ये भी उसी के लिए, मतलब आर्बिट्रेशन करेगा, मीडिएशन करेगा, ठीक है। एक है इसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी ऐसा ही है और ये सिंगापुर कन्वेंशन हो गया। 2 कन्वेंशन हमने रट लिए हैं, इनको रट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस चीज़ के बारे में तो अब तक आपको रटा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो लास्ट क्या, जब से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी है इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ए ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू क्रिएट ए ग्लोबल मार्केट सिस्टम टू टेप द बेनिफिट ऑफ सोलर पावर एंड प्रमोट क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन। तो क्या आपको स्टेटमेंट सही लग रही है? तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी बिल्कुल सही है, ये हमारी सोलर पावर के लिए ही है और इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है, द विजन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू इनेबल वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। तो ये भी बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो विजन है वो है कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ठीक है। पूरी इंटरनेशनली ग्रिड क्रिएट करना ताकि किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी कंट्री डेफिशिएंट ना हो, ठीक है। थर्ड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड जर्मनी। क्या स्टेटमेंट सही है? इंडिया एंड जर्मनी नहीं है, इंडिया एंड फ्रांस है। क्या है? इंडिया एंड फ्रांस है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। जो अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो हमारी स्टेटमेंट एक ही बचती है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो कब बनी थी? पेरिस डिक्लेरेशन में के बाद बनी थी। किसके बाद बनी थी? पेरिस डिक्लेरेशन के बाद बनी थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करूँ कहाँ पे है? ये तो आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, इंडिया में है, ठीक है।
और जो ये आप बोल रहे हो ना कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये जो है ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में, वर्ल्ड बैंक के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर इनका ये विजन है, ठीक है, इन्होंने ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और क्या है कि देखो, हाँ एक और है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक रिपोर्ट निकालती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा रही हूँ, मैं इसके नोट्स ही बनवा दे रही हूँ अलग से, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक रिपोर्ट निकालती है, उसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 अभी निकाली, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 कौन निकालती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसमें क्या है, लगभग 80 कंट्रीज़ को ये मॉनिटर करती है, ठीक है, लगभग 80 कंट्रीज़ को मॉनिटर करती है। और इसने बोला है कि जो सोलर एनर्जी के लिए टॉप मार्केट है, बहुत सारे इसने इंडेक्स निकाले हैं, आप निकाल के देख लेना, लेकिन एक जो जिसमें इंडिया का नाम था वो मैं बता रही हूँ, टॉप मार्केट फॉर सोलर एनर्जी, टॉप मार्केट फॉर सोलर एनर्जी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक तो इंडिया है, एक ब्राज़ील है, एक सऊदी अरेबिया है और एक यूएई है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, टॉप मार्केट हैं सोलर एनर्जी के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट, और ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 7 इंडिकेटर्स को देखती है कि 7 इंडिकेटर्स के हिसाब से ये वो करती है कि क्या उनकी इंडेक्स में वो आएगा, नंबर आएगा। एक तो है मैक्रो इकोनॉमी, क्या है, मैक्रो इकोनॉमी, पॉलिसी इनेबलर्स, टेक फिजिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट मैच्योरिटी, एक है फाइनेंशियल इकोसिस्टम, क्या है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एक है एनर्जी इम्पेरेटिव्स, आप इनके नोट्स बना लो, ये हैं 7 इंडिकेटर जिसके हिसाब से ये रिपोर्ट निकलती है, ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये है हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की रिपोर्ट, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, ये हमारा 5th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हमारे कौन कौन से वो हैं कंपोनेंट्स हैं, सर्वाइवल, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल, थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले अगर हम बात करूँ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को निकालता है वर्ल्ड बैंक, कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। दूसरा ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट ए चाइल्ड बोर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय एज ऑफ 18, ठीक है। मतलब क्या है ह्यूमन कैपिटल, मतलब कैपिटल या अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ चाइल्ड कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय द एज ऑफ 18, ठीक है, ये है। इट मीन्स क्या मापता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट्स है, याद रखना इसमें 3 कंपोनेंट्स है। एक तो सर्वाइवल मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी, सेकंड है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेजर की जाती हैं। थर्ड जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। थर्ड है हमारा हेल्थ इन्वायरमेंट, थर्ड क्या है, हेल्थ इन्वायरमेंट, ठीक है। हेल्थ इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एडल्ट सर्वाइवल रेट और रेट ऑफ स्टंटिंग अंडर 5, ठीक है, ये आ जाता है हेल्थ इन्वायरमेंट में। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, तो जो थर्ड है वो नहीं है, तो हमारा जो इसका आंसर आ जाता है बी, इसका आंसर आ जाता है हमारा बी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में आपको पता चल गया, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। इसके नीचे ही हमें दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रहा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। याद रखना अभी 2 इंडेक्स हुए हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन निकालता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें इसके भी 3 पैरामीटर्स हैं, आपको पता होगा, एक तो वही हेल्थ, एक एजुकेशन, एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही है। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है एजुकेशन इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स में दोनों चीज़ मापी जाती हैं, क्या, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दोनों ही मापी जाती हैं, तो ये सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। थर्ड है हेल्थ इन्वायरमेंट किस में था, हमारे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में था, तो ये इसमें नहीं है। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी क्या मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। क्या आपको समझ में आई, 2 इंडेक्स आपको समझ में आए, ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बारे में हमें चीज़ें बतानी है। ठीक है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज्ड डेली बाय लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज। ठीक है, ये किसके द्वारा कौन निकालता है? लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज। सेकंड है द इंडेक्स प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ मूविंग मेजर रॉ मटेरियल्स बाय सी मेजर रॉ मटेरियल्स। तो क्या ये ऐसा करता है? थर्ड, इफ द इंडेक्स इंक्रीजेज it means that the freight rates have increased, which indicates higher demand for the raw materials such as coal, iron ore, etc। जो इसमें देखो कि जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है उसके बारे में जितनी चीज़ें दे रखी हैं वो सारी सही हैं। इसको कौन डेली बेसिस पे निकालता है? लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज इसको निकालता है। ठीक है, और मेनली ये क्या है? जो भी रॉ मटेरियल सी से मूव करते हैं उनके प्राइस की असेसमेंट करता है ये। ठीक है, और थर्ड क्या है? ये बढ़ता है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है और इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, मेजर रॉ मटेरियल की बढ़ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक और चीज़ मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी, ये इसके अंडर जो है ना 4 सब इंडेक्स होते हैं, 4 सब इंडेक्स होते हैं। अगर आपको मतलब बाई चांस कोई नाम वाम आ जाए, आजकल यूपीएससी बहुत ज़्यादा पूछा है, 4 इसके अंदर सब इंडेक्स होते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के अंडर। कौन कौन से हैं? एक तो है कैप्साइज, एक है पैरामैक्स, कैप्साइज, पैरामैक्स, एक है सुप्रामैक्स और एक है हैंडीसाइज। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कौन कौन ये जो ये टर्म से रिलेटेड है, किस इंडेक्स से रिलेटेड है? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, जो भी है सब कुछ लिख लेंगे। तो उसको बोलते हैं, ये 4 इंडेक्स किससे रिलेटेड है? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ये सब इंडेक्स। और एक और इंडेक्स है बाल्टिक फ्राइट इंडेक्स। तो उसमें ये ऊपर वाली केवल 3 ही रिलेटेड है उससे। बाल्टिक फ्राइट इंडेक्स में ऊपर वाली 3 है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में ये 4 हैं। ठीक है, सब इंडेक्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। ठीक है, बाल्टिक फ्राइट इंडेक्स का ही ये सक्सेसर है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। तो आप सबको पता होगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो है आईएमएफ नहीं निकालता। इसमें बोल रखा है कि आईएमएफ निकालता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को आईएमएफ नहीं निकालता। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो निकालता है वो है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, प्लस एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा बहुत बार। ठीक है, एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एक है हमारा इंसिड जो ग्रेजुएट स्कूल है। ठीक है, एक है हमारा इंसिड, एक है वीपो, एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये 3 हमारे निकालते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। लगभग 129 कंट्रीज इसमें होती हैं, 80 इंडिकेटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और अब की बार का जो इसका थीम था, इसमें जो बोल रखा है 80 इंडिकेटर्स जो इसमें लिए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। 80 इंडिकेटर्स को इसमें यूज़ किया जाता है। एक है कि इसमें मैं क्या बता रही थी, इसका जो थीम था अब की बार का 2020 का, वो था हु विल फाइनेंस इनोवेशन 2020 का ये थीम था। ठीक है, इंडिया की रैंक की बात करूँ 2019 में जो इसकी रैंक थी वो थी 52nd, और 20 में जो हमारी रैंक थी वो अब हो गई है 48। मतलब टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज़ में हम एंटर कर चुके हैं। और इसमें जो टॉप किया है वो किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF CDS एग्जाम्स के लिए कि कौन सी कंट्री टॉप कर रही है और हमारी रैंक कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, और अगर हम साउथ एशिया की, अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री की बात करें तो इंडिया जो है 3rd मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है। ठीक है, इसी के बेसिस पे, इसी के मॉडल पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ही मॉडल पे हमने भी इंडिया में भी एक निकाला जा रहा है। क्या? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, कौन निकालता है? नीति आयोग। कौन निकालता है? नीति आयोग। आप इसके बारे में जाके पढ़ना कौन सी स्टेट सबसे आगे है इनोवेशंस में और कौन सी सबसे पीछे है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स इसी के ऊपर मॉडल्ड है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर। आपको ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10। The Department of Post has launched a scheme called 5-star villages. ठीक है, it has been used to ensure universal coverage of flagship postal schemes in the rural and urban areas of the country. तो देखो आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो जो है ये जो 5-star villages जो स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने निकाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर कौन आती है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसी ने निकाली है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनकी। ठीक है, सेकंड है कि ये जो निकाली गई है ये रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों के लिए निकाली गई है। ये नहीं, ये केवल और केवल रूरल एरियाज़ के लिए निकाली गई है। क्यों निकाली गई है? टू ब्रिज द गैप इन पब्लिक अवेयरनेस, ताकि उन तक जो है पोस्टल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की रीच हो सके। और मतलब स्पेशली ये रूरल एरियाज़ के लिए ही है। 3 इसकी मेन है कि प्रोडक्ट और जो पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए और मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिसिटी, अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ए ठीक इसमें। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। अब हम आ जाते हैं 11th पे।
ब्लू ग्रीन एल्गी आर ए टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो हमारी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं। तो क्या हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं क्या वो मल्टी सेलुलर एल्गी हैं? तो देखो ये एक मिसनोमर है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, एक मिसनोमर है। इकोनॉमिक्स में 2-3 टर्म करवाई थी जो कि मिसनोमर थी, अब इसमें फर्स्ट टर्म आई है मिसनोमर है। ये एल्गी नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। आगे आपको समझ में। सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेनली एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेसिस। ये भी बिल्कुल सही है, एल्गी मेनली जो है पानी में होती हैं और फोटोसिंथेटिक होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये एक्वेटिक होती है मेनली, मतलब फ्रेश वाटर में भी हो जाती है और मैरीन वाटर में भी हो जाती हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि ऑल एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन्स व्हिच कैन कॉज डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी। एक चीज़ याद रखना, जिसमें ऑल लिख रखा ना, ऑल स्टेटमेंट्स, ड्रास्टिक स्टेटमेंट्स हमेशा यूपीएससी में रॉन्ग ही होती हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो जिसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, ठीक है। मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि हम बात करें कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो हम काम भी आती है, जैसे कि हमारे पैडी फील्ड्स में कुछ हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी काम आती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये नहीं है कि सारी ही बस एक ही काम करती हैं, वो नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये काम आती हैं। और अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स की बात करूँ, बाई चांस आ जाए कि कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, कौन सी है, तो देखो नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस और ओसिलेटोरिया। ये सारी क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये सारी क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following statement is incorrect regarding the climate smart cities assessment framework? Climate smart cities assessment framework 2 के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। सबसे पहले इस पे निशान लगा लो, हमें बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है, गलत कौन सी है, मतलब और 3 सही है, एक ही गलत है इसमें, ठीक है। इसको निकाला किसने है, आपको ये भी बताना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। इसके मेनली है ना, देखो मैं ये जो है देख लेते हैं, इट इंटेंड्स टू इनकलकेट क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल सही है कि ये ऐसा करना चाह रही है। सेकंड है इट अटेम्प्ट्स टू एड्रेस बोथ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इट गिव्स हाईएस्ट वेटेज टू मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी। देखो ये जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, देखो, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारी रॉन्ग है, क्यों है ये हमारी रॉन्ग, क्योंकि जो इसमें मैक्सिमम वेटेज दिया गया है वो है एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग को, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग को इसमें मैक्सिमम दिया गया है, और अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी को इसमें मेन देगा। मेनली देखो एक चीज़ याद रख लो कि इसमें जो ग्रीन है ना, केवल ग्रीन पार्ट तो आएगा मैक्सिमम में, इसमें क्या है, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी दे रखा है, इसमें कहीं ग्रीन आ रहा है, नहीं ग्रीन नहीं आ रहा। अगर ग्रीन नहीं आ रहा तो उसको मैक्सिमम पार्ट नहीं दिया गया है, तो ये थर्ड हो गया हमारा रॉन्ग। फोर्थ है द क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज सपोर्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन इम्प्लीमेंटिंग CAF। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो हमारा NIUA है वो सपोर्ट कर रहा है हमारी अर्बन मिनिस्ट्री को ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। तो क्या ये आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन आपको पता है, साउथ एशियन यही बढ़ जाती है गंगीज रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन में। अगर गंगीज रिवर डॉल्फिन की बात करूँ तो वो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश तीनों में पाई जाती है, और इंडस की बात करूँ तो इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन में भी इसमें बोल रखा है कि द गंगीज रिवर डॉल्फिन इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या इंडिया और बांग्लादेश में ही पाई जाती है, नहीं, वो तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तीनों में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट जो है हमारी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी। फिर भी नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आ सकते हैं यूपीएससी में। सेकंड है द साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन रिलाई ऑन इकोलेशन टू फाइंड प्रे ड्यू टू देयर पुअर आई साइट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अपनी पुअर आई साइट के कारण जो साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन है वो इकोलेशन पे डिपेंड करती है अपने प्रे के लिए। सेकंड है वो शेड्यूल 1 में आती है, ये भी बिल्कुल सही है। शेड्यूल 1 और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में भी आती है ये। और IUCN में क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है। आगे समझ में। अब हम आ जाते हैं फ्रेश वाटर है गंगीज रिवर डॉल्फिन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में बताना है कि कौन कौन सी किस किस कारण से लग सकता है। भाई देखो किसी भी कारण से लग सकता है, ठीक है, ज़्यादा छोटा छोटा भी कारण हो लगा दो उसको, ठीक है। आजकल तो हर चीज़ के अंडर ही UAPA में डाल दे रहे हैं बिना कुछ कारण के, ठीक है। देख लो कारण तो हैं तभी लिख रखे हैं। फर्स्ट है पब्लिक स्पीच कैरिंग द मैसेज ऑफ सीजेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम यूनियन, डैमेजिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री इन ए टेररिस्ट एक्टिविटी, डैमेजिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया बाई सर्कुलेटिंग हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन पेपर करेंसी। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है हमारी सही हो जाती हैं, तो सारे ही उनसे ये हो रहे हैं।
अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन आवर इज जनरली यूज्ड इन पार्लियामेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। क्वेश्चन आवर किसके लिए यूज होता है? आपको पता होगा क्वेश्चन आवर कौन सा आवर होता है? फर्स्ट आवर होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट इज बाउंड टू आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आवर में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट इज बाउंड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आवर किसके लिए होता है। फर्स्ट है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली थ्रू अनस्टार्ड क्वेश्चन। क्या ऐसा है? केवल अकाउंटेबिलिटी सेट होती है अनस्टार्ड क्वेश्चन से, ऐसा स्टेटमेंट रही है। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? एक होते हैं स्टार्ड, एक होते हैं अनस्टार्ड और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड जो होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो ओरल आंसर दिए जाते हैं और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड होते हैं, ठीक है। जो ये अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो इनके आंसर हैं वो रिटर्न आंसर दिए जाते हैं, रिटर्न आंसर होते हैं, और इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो अलाउड नहीं होते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो होते हैं उनके जो आंसर हैं वो ओरल आंसर्स दिए जाते हैं, लेकिन इन पे आपको नोटिस देना पड़ेगा लेस देन 10 डेज़ का, लेस देन 10 डेज़ का आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब ये आपको आंसर दिए जाएंगे। अगर देखो इनको है ना, जैसे कि मिनिस्टर जवाब दे रहा है तो किसको ओरल देना है, किसको रिटर्न देना है, तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखो जो मतलब इनका कलर डिफाइन किया गया, जैसे कि स्टार्ड क्वेश्चन है उसको दिया गया ग्रीन कलर, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन को दिया गया व्हाइट कलर, ठीक है। और जो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है उनको दिया गया लाइट पिंक कलर, ठीक है, लाइट पिंक कलर। एक और होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्राइवेट मेंबर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कलर दिया जाता है येलो कलर। इन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए ही बस ये क्वेश्चंस के वो हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि अकाउंटेबिलिटी केवल और केवल अनस्टार्ड क्वेश्चन से नहीं होती, स्टार्ड से भी होती है और अनस्टार्ड से भी होती है और शॉर्ट नोटिस से भी होती है। सेकंड है हेल्पिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू कैरी आउट देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये उसमें हेल्प करता है। थर्ड है इलिसिटिंग वाइडर डिबेट्स ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज रॉन्ग, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ जाता है, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फर्स्ट आवर है ये क्वेश्चन आवर, क्या है? फर्स्ट आवर है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो इसमें क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो बाहर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बाहर से जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको रेगुलेट करना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना एक्ट में 2020 में जो आया, रेगुलेट करना है। फर्स्ट है इट हैज़ मेड आधार अ मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द ऑफिस बियरर्स, डायरेक्टर्स एंड अदर की फंक्शनरीज ऑफ एनजीओ एलिजिबल टू रिसीव द फॉरेन फंडिंग, ये बिल्कुल सही है। इसने क्या किया है? आधार को क्या है? मैंडेटरी, आधार को क्या किया है? मैंडेटरी बनाया है। सेकंड है द यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 50%। क्या ऐसा हुआ होगा? आजकल हम हर चीज़ में हम फॉरेन फंडिंग को कम कर रहे हैं और इंडियन फंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। मेनली मतलब रेगुलेट कर रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको तो रेगुलेट ही कर रहे हैं, एनजीओ हो गए और किसी चीज़ में हो गया उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो क्या है? द यूज़ ऑफ फॉरेन फंडिंग को इंक्रीज़ किया जा रहा है, नहीं इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ किया जाता है, 50 से 20% में डिक्रीज़ किया जा रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। थर्ड है द प्रोविजन फॉर द सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन एडेड, और इसमें जो आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट भी जो हमारी सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? हमारा आंसर ए हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमारा ए हो जाता है। और क्यों है ऐसा? क्यों है कि देखो आधार कार्ड मैंडेटरी किया है किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 12A के अंदर, सेक्शन 12A के अंदर इसको वो किया है। और हमें वही बात है ना कि हमें प्रायर परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें देना पड़ेगा, प्रायर परमिशन चाहिए, तो ये कि सेक्शन 12 के अंदर है, ये सेक्शन 12 के अंदर है। और आपको SBI की दिल्ली ब्रांच में ही अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वहाँ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी है, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक है कि गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 में जो बनाया गया था वो फंक्शनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बनाया गया था। किसमें कौन कौन से प्रोविजन है? देखो अगर वो यूटी के लिए बनाया तो यूटी के लिए जितनी चीज़ें होंगी, हर चीज़ होगी ना उसमें होगा, उसका डिलिमिटेशन भी होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मसली अगर फेल हो जाती है तब क्या होगा वो भी होगा, और कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन होगी वो भी होगा। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, हर चीज़ उसमें अच्छे से डिफाइन की गई है कि यूटीज़ में क्या क्या होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सॉरी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज को लॉन्च किया गया है? देखो इसका ही दूसरा नाम है जो लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में था, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स को वो करना था, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया जा रहा था, उनको ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स थे, ठीक है। ये क्यों था? क्योंकि गवर्नेंस को इन्हेंस करना है थ्रू सिविल सर्विसेज। अगर हम सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे तो इससे गवर्नेंस हमारी इन्हेंस होगी, तो उसके लिए था हमारा मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का दूसरा नाम क्या था? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब बन जाते क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वाड ग्रुप इज ए फॉर्मल ग्रुपिंग अमंग 4 नेशन। देखो 4 नेशन के बीच में तो ग्रुपिंग है क्वाड ग्रुप की, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, क्या है, इनफॉर्मल है। क्वाड ग्रुप में आता कौन कौन है, क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है, क्वाड ग्रुप में आता है इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आते हैं क्वाड ग्रुप में, ठीक है, ये आते हैं क्वाड ग्रुप में। और इसमें, और ये शुरू कब हुआ था आपको पता होगा, 2007 में शुरू हुआ था, 2008 में डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन 2017 में ये फिर से रिवैम्प हुआ है, रिवैम्प इन 2017, ठीक है। तो ये द मीटिंग ऑफ द क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हैज बीन रेगुलरली हेल्ड सिंस, तो क्या 2007 से हमेशा हो रहा नहीं, 2008 में ही बंद हो गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। अरे फर्स्ट भी तो रॉन्ग है, सॉरी फर्स्ट भी हमारी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी, कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ठीक है। आगे आपको समझ में। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका के बारे में बतानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था। देखो श्रीलंका इज ए यूनिटरी कंट्री विच मीन्स दैट मोस्ट पावर्स आर कंसंट्रेटेड एट सेंटर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 13th अमेंडमेंट में बोला गया था। सेकंड है, इट कैन बी ट्रेस टू इंडो श्रीलंका अकॉर्ड was opposed vociferously by both सिन्हाला नेशनल पार्टी एंड LTTE पार्टी। दोनों ने ही इसको अपोज किया था, क्योंकि सिन्हाला नेशनल पार्टी को लगा था कि ये टू मच पावर टू शेयर है, टू मच पावर टू शेयर, और LTTE को लगा था टू लिटल, ये बहुत कम पावर है जो हमें दी जा रही है, ठीक है। तो दोनों ही इससे अपोज थे, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी श्रीलंका का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और आपको पता है पिछले साल तो करंट अफेयर्स में श्रीलंका का वो भी आया हुआ है, कितना उससे हमारा ट्रेड वेड होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है, सरप्लस है कितना है, ठीक है, वो भी आपका आया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस रिसेंटली हेल्ड द फर्स्ट इंडो पैसिफिक ट्राईलेटरल डायलॉग। देखो ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने तीनों ने मिलकर अभी पहली बार ट्राईलेटरल डायलॉग किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इश्यूज डिस्कस्ड, कौन कौन से इशू डिस्कस हुए होंगे वहाँ पे, कौन कौन से इशू वहाँ पे डिस्कस हुए होंगे, तो देख लेते हैं। सारे हुए होंगे, बात करने में क्या जाता है, ठीक है। फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल लॉ इन पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन। सेकंड है कोऑपरेशन टुवर्ड्स ग्लोबल कॉमन्स, ये भी हो सकता है। थर्ड प्रायोरिटीज चैलेंजिंग एंड ट्रेंड्स इन रीजनल एंड द ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, ये तीनों ही। देखो डिस्कस तो मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम अपनी मीटिंग्स में बैठते कितनी सारी चीज़ें, लेकिन वो फॉर्मल मीटिंग्स है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सीका के बारे में बताना। सीका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। अब हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, किस किस के। इट इज़ ए मल्टी स्टेक होल्डर फोरम फॉर इंश्योरिंग पीस इन एशिया। देखो ये मल्टी स्टेक होल्डर फोरम नहीं है, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। क्या है ये, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, तो मल्टी स्टेक होल्डर ये फोरम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, ठीक है, एशिया की है वैसे तो, ठीक है। सेकंड है, फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ सीका द कैपिटल ऑफ ए कंट्री मस्ट लाई विद इन एशिया। देखो एशिया के अंदर कैपिटल नहीं, कंट्री का कोई भी पार्ट ऑफ एन कंट्री, कोई भी पार्ट होना चाहिए एशिया में, आपका कोई भी पार्ट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपकी कैपिटल ही एशिया में हो। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो इसका मतलब थर्ड ही सही होगी, ठीक है। मतलब कोई भी पार्ट होना, सीका में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मतलब पार्ट आपका कंट्री में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑर्गन इन द सीका इज हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हर 4 साल बाद मिलती है, हर 4 ईयर्स बाद मिलती है सीका। इसके जो सेक्रेटरीट है वो है नूर सुल्तान में। नूर सुल्तान कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, ठीक है। और बनी कब थी, 1999 में, 14 सितंबर को, ठीक है, 1999 में। और इसके मेंबर कितने हैं एशिया से, 27 मेंबर्स हैं एशिया से। ऑब्जर्वर्स की बात करूँ तो जापान, USA, इंडोनेशिया, ये इसके ऑब्जर्वर्स हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कंसेंसस से इसके डिसीजन लिए जाते हैं, जितने डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट बेस हैं, ये आपको याद कर लेना या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये आ गया हमारा सीका के बारे में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G4 नेशंस। G4 नेशंस के बारे में हमें बताना। देखो G4 नेशंस क्या हैं, G4 नेशंस का क्या आपको पता है कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं G4 में, तो देखो IBGJ ये आते हैं G4 में, IBGJ, ठीक है। IB जो है गुजरात में चली गई, ठीक है, IBGJ ये आते हैं। देखिए इंडिया क्या लिखा जा रहा है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान,
ये हैं G4 कंट्री। क्यों है ये कंट्रीज़ इसीलिए साथ में आई हैं ताकि हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल सके। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, परमानेंट सीट मिल सके। तो देख लेते हैं, G4 प्राइमरी एम इज टू रिफॉर्म द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन टू इनेबल देम टू फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। नहीं, ये तो अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए हैं, G4 नेशंस बने ही उसके लिए हैं। सेकंड, दिस ग्रुप नेशंस आर सपोर्टेड बाय यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मूवमेंट। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस मूवमेंट का एक दूसरा नाम है जिसको हम, बड़ा फेमस नाम है जिसको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब। क्या बोलते हैं, कॉफ़ी क्लब। और ये क्या कर रहे हैं, G4 नेशंस के जो भी एम है ना, जो भी हैं उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। कॉफ़ी क्लब क्या कर रहा है, G4 नेशंस का जो भी टारगेट है उसको अपोज कर रहा है, उसको होने नहीं दे रहा, मतलब उनको परमानेंट मेंबरशिप में जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रही, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर जो है हमारा डी, करेक्ट तो कोई भी नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप में आता कौन है, देखिए पाकिस्तान हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान के लिए साउथ कोरिया हो गया, मतलब जो भी इनके नेबरिंग राइवल्स है ना, सारे ही आ जाते हैं इसमें। ठीक है, स्पेन हो गया, ठीक है, ये हो गया, टर्की भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। ठीक है, ये सारे हो गए, ये हैं कॉफ़ी क्लब के मेंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के बारे में हमें गलत बात बतानी है, गलत बात। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है कि ये जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, इट्स मोटो इज टू परमानेंटली एंड वेरीफाइबली एलिमिनेट द केमिकल वेपन्स, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन रिलाइज मेनली ऑन इवेल्युएशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो नहीं, केवल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो खुद ही इवेलुएट कर लें, इस प्रोसेस केवल उस पर डिपेंड नहीं करती। जो इसकी वेरिफिकेशन है वो दो प्रोसेस पे, एक तो ये है और सेकंड है ऑन साइट इंस्पेक्शन भी किया जाता है उसमें, मतलब बाहर की टीम जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट भी करेंगी। ये नहीं है मेंबर कंट्री ने बोल दिया मैं यूज़ नहीं कर रही तो वो कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। फोर्थ है, द OPCW वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2013, ये भी बिल्कुल सही है। 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और क्या बोलते हैं, ये बनी कब थी, अगर मैं बात करूँ OPCW बनी कब थी, 1997 में बनी थी। ठीक है, कहाँ पे बनी थी, हेग नीदरलैंड में बनी थी। ठीक है, हेग नीदरलैंड में बनी थी। और ये क्या है, देखो याद रखना, OPCW इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है किसकी, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। केमिकल वेपन जो कन्वेंशन बना था उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसके देखो अभी आ गया केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में हमें गलत चीज़ बतानी है। देखो देख लेते हैं। इट ओनली आउटलेज द प्रोडक्शन एंड स्टॉक फाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स नॉट देयर यूज। देखो कैसा हो सकता है, देखो जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो हर चीज़ को रोकता है, वो जो है प्रोडक्शन को भी, स्टॉक फाइलिंग को भी, यूज़ को भी, हर चीज़ को रोकता है। ठीक है, तो जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है नॉट देयर यूज, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। ठीक है, सेकंड है कि इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। अभी बताया कि कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, हेग नीदरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ऑल दी गैसेज हैव बीन बैन्ड बाय द कन्वेंशन। कैसा है, नहीं सारी गैसेज को इसमें बैन नहीं किया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होती है क्योंकि क्लोरीन गैस है जो पीसफुल पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। वेदर इट इज़ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है बट ये पीसफुल पर्पज़ के लिए भी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसीलिए इसको इस टॉक्सिक गैस के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग। और तो क्या है, कौन कौन सी है, फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, सेकंड सही है। इनकरेक्ट बतानी है, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए। इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पेंगोंग सो लेक के बारे में हमें बताना है। पेंगोंग सो लेक के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए पोर्शन ऑफ वाटर ऑफ लेक कम्स फ्रॉम शोक रिवर। जो इसका जो पोर्शन है वो शोक रिवर से आता है, तो नहीं ऐसा नहीं है, कोई शोक रिवर से इसका कोई पार्ट नहीं आता है। सेकंड है, इट हैज़ बीन एडेड इनटू रामसर साइट फ्रॉम इंडिया। नहीं, ये नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है इसको रामसर साइट में डालने की, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है। ठीक है, अगर होगा तो सबसे पहला ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगा साउथ एशिया में। ठीक है, और जो पेंगोंग सो लेक की बात करूँ तो जो 50% जो लेक है वो तिब्बत में है, 50% लेक तिब्बत में, और जो 40% जो लेक है ये है लद्दाख में, 40% है लद्दाख में। ठीक है, कौन सा ये लद्दाख में ही है, इंडोरेक लेक है, ये इंडोरेक लेक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें पेंगोंग सो लेक में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग हो जाती है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री वो करती हैं, एडजॉइन करती हैं। देखो ये जैसे कि है ना कैस्पियन सी है, ठीक है, यहाँ पे है रशिया, यहाँ पे है कजाकिस्तान, देखो कजाकिस्तान यहाँ पे है, ये है एक अराल सी। देखो मैं इसका जो डायग्राम है वो नोट्स में ही बनवा देती हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं किसी को भी। देखो
अगर ये हमारा कैस्पियन सी ना, तो ये हमारा रशिया, ये हमारा यहाँ पे कजाकिस्तान, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे है ईरान, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अजरबैजान, ठीक है। ये कंट्रीज बाउंड करती है, 5 ही कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 कंट्रीज हो गई। तो ये 5 कंट्रीज बाउंड करती है हमारे कैस्पियन सी से, ठीक है। ये आप चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ पे ना एक लोगों को धोखा रहता है कि उज्बेकिस्तान भी ज्वाइन करता, नहीं, उज्बेकिस्तान ऐसे है, और यहाँ पे अराल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी आता है। ये कौन सा सी है? अराल सी। और ये कौन सा सी है? कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने मैप बना दिया है, इसको रख लेना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। बैठ जा भाई। अब आ जाते हैं रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। क्या ये सारी कंट्रीज़ हैं? तो 27 का आंसर हो जाता है। ये सारी कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं इसको, कैस्पियन सी को। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। GIRG ग्लोबल इंडेक्स टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ को कौन रिलीज़ करता है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज़ करती है? तो एक चीज़ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज़ नहीं करती है, इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग। कौन करता है इसको रिलीज? नीति आयोग इसको रिलीज करता है, गर्ग को, ठीक है। सेकंड है, इट एम्स टू यूटिलाइज सेलेक्ट ग्लोबल इंडेक्सेस टू मॉनिटर एंड मेजर इंडियाज परफॉर्मेंस। ये भी है, ये ग्लोबल इंडेक्स को यूज करता है इंडिया की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। 28 का आंसर हो गया हमारा बी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। सबसे पहले ये इसको निकालता कौन है? इसमें थर्ड स्टेटमेंट हमारी दे रखी है, द इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसको वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता, इसको निकालता है कौन? UNDP प्लस एक ऑक्सफोर्ड की जो पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो निकालता है। ऑक्सफोर्ड का जो पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो निकालता है, और UNDP निकालता है। वर्ल्ड बैंक इसको नहीं निकालता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है। ऑल दी कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ UN आर ट्रेस्ड बाई द इंडेक्स, नहीं, ऑल दी कंट्रीज नहीं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, मेनली वो डेवलपिंग कंट्रीज इसमें वो होती हैं, मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑल दी कंट्रीज भी नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसमें हमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आंसर क्या होगा? ए। तो इसका मतलब ये किस किस चीज़ को मापता है? सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको मापता है। इंडिया देखो, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक बताऊँ तो 2020 में इंडिया की रैंक थी 62nd, सॉरी, ठीक है, 62nd। और पहली बार जो ये इंडेक्स आया था 2010 में आया था, एनुअली निकाला जाता है, ठीक है। कौन निकालता है तो आपको पता ही है। अभी इसने बोला है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में इंडिया ने 270 मिलियन पीपल्स को लिफ्ट किया है आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इंडिया के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट बताई है इसने, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. The act provides for reservation in public employment and education for transgender person. क्या ऐसा है? क्या रिजर्वेशन? देखो, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया गया है, लेकिन उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। उनको कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी रॉन्ग हो जाती है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट के अंदर उनको जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। सेकंड, द एक्ट प्रोवाइड फॉर ट्रांसजेंडर द राइट टू रेजिडेंस विद पेरेंट्स। तो ये तो ऑब्वियसली सही बात है कि पेरेंट्स के साथ वो रह सकते हैं, ये उसको राइट प्रोवाइड किया गया। राइट टू हेल्थ का भी उनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। थर्ड है, ओ वंस अ जेंडर आइडेंटिटी इज इशूड ए पर्सन कैन नॉट चेंज इट अंडर एक्ट। नहीं, इसमें जो जेंडर आइडेंटिटी है वो पर्सन के ऊपर छोड़ दी है, वेदर आप जो भी जेंडर मानना चाहो आप मानोगे, लेकिन आपको बाद में उससे डीएम से साइन करवाने पड़ेंगे। आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी कोई है तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको डीएम से उसको सर्टिफिकेट उसका लेना होगा, तो चेंज नहीं हो सकती। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर हो जाता है ए। इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? ए, ठीक है। क्या आपको आगे समझ में? आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो, अगर आप अब तक हमारे लेक्चर को देख रहे हो, अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे इनिशिएटिव से इसी तरह बने रहो। और अपने क्वेश्चंस लास्ट में 50 क्वेश्चंस में से अपना स्कोर्स लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है। फर्स्ट, इट इज़ ए प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको निकाल दी है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को कौन निकालता है? नीति आयोग। कौन निकालता है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को नीति आयोग निकालता है, ठीक है। अभी ये 2018 में शुरू की थी है, ठीक है।
सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं जो भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम इज़ रनिंग इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट। रूरल डिस्ट्रिक्ट कौन से भाई? रूरल डिस्ट्रिक्ट नहीं, जिन अंडर स्कोर्ड डिस्ट्रिक्ट, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, ये बिल्कुल सही है। ये 3 चीज़ पे ये चीज़ फोकस कर रहे हैं। किस पे? एक तो आ गया कन्वर्जेंसी जो इसने बोला है, एक है कोलैबोरेशन, और एक है कॉम्पिटिशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर ये बेस है। तो इनकरेक्ट बतानी है तो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट हो जाती है वो हमारी हो जाती है रॉन्ग, ठीक है। हर एक जो स्टेट है उससे कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो लिया ही गया है, ठीक है। हर एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो लिया ही गया है जो कि जिसका कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर लो है, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, वो भी देख लेते हैं। 5 इंडिकेटर्स मेनली यूज होते हैं। इसमें होते हैं हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन, और है एक है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है इन दोनों की होती है 30%, एग्रीकल्चर की 20% और इन दोनों की 10%, ठीक है। तो ये याद रखना, इनके 30%, इसके 20, और ये 5 इंडिकेटर्स इसमें यूज होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज ए स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो आदर्श ग्राम योजना है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। तो एक चीज़ याद रखना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम है, पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई है। और पता नहीं कितने % SC पॉपुलेशन जब किसी विलेज में होगी उससे ज़्यादा के विलेज को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड स्कीम है विश्वास स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो देखो विश्वास होता है वंचित इकाई, समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता, ठीक है। ये होता है विश्वास स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, सबको बेनिफिट दिया जाएगा, केवल SC ST को नहीं, SC को भी, OBC को भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी, जो इंडिविजुअल जिनकी 3 लाख पर एनम से जो सैलरी है या इनकम है वो कम है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा बैंक लोन पे, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड ये क्या फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको डेवलप करेगा। कौन सा? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी किसके अंदर है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। दोनों स्कीम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, सेकंड भी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर हो जाता है डी। तो इसका 32 का आंसर क्या हो जाता है? डी। विश्वास स्कीम आपको पता चल गई, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये भी उसके अंदर आ गया। दोनों चीज़ें समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में किरण योजना, ठीक है। किरण योजना क्या है? तो एक चीज़ याद रखना, ये जो स्कीम है ये भी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है। ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, आप 24 घंटे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। और लेकिन ये जो है हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं, 13 लैंग्वेजेस में रीजनल लैंग्वेजेस जो इंडिया के हैं उसमें लॉन्च की गई है, ठीक है, ताकि जो लोकल लोग हैं वो भी उस चीज़ को समझ सकें। तो थर्ड भी रॉन्ग है, तो इसका क्या बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना, तो ए ही करेक्ट है केवल। तो इसकी जो स्टेटमेंट हो जाती है ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। द स्टेट्स कैन नॉट प्रोवाइड मोर देन 1/3 रिजर्वेशन टू द वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कैसा है कि जो स्टेट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, 1/3 से नहीं कर सकते हैं भाई, कर नहीं सकती, 1/3 तो मिनिमम है कि आप करो ही, आप आगे भी आप कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स ने किया भी है, जैसे कि आंध्रा हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, इन सब ने किया भी है, ठीक है। सेकेंड, द स्टेट क्या है, नहीं, कैन नॉट प्रोवाइड, गलत हो गया ये, ठीक है। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन अंडर आर्टिकल 15, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वुमेन के फेवर में आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। सेकंड, दी हड़प्पन सिटी वाज डिवाइडेड इनटू अपर सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अपर सिटाडेल और इसमें थी डिवाइडेड। थर्ड है, देयर वाज नो यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इन इंडिया। देखो नहीं, वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती है, थर्ड रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी सही हो जाती है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ये कि क्या है ये?
ठीक है। तो बर्न्ड ब्रिक्स का, और या एक चीज़ याद रखना, यहाँ के लोग जो है आयरन के बारे में अनअवेयर थे, अनअवेयर अबाउट आयरन, आयरन के बारे में इन लोगों को नहीं पता था, और सारे मेटल सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज ये यूज़ करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कौन सी सिटी कौन सी लोकेशन पे स्थित है, ठीक है। रट लेना इस क्वेश्चन को, ये अब की बार आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इंडस वैली की वो न्यूज़ चल रही है। तो सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी पे है, बिल्कुल सही है ये। याद रखना मोहनजोदाड़ो, जिसके पीछे भी दारो लग जाए, वो किसके पे स्थित है, इंडस पे, ये दस्त पे नहीं है, किस पे है, इंडस रिवर पे लोकेटेड है। मोहनजोदाड़ो किस पे है, इंडस रिवर पे। उसके बाद है लोथल, लोथल किस पे है, घग्गर पे नहीं है, ये किस पे, भोगावा, भोगावा रिवर एक उस पर लोकेटेड है लोथल। एक है कालीबांगन, कालीबांगन किस पे, भोगावा पे नहीं, ये किस पे, घग्गर पे है, ये किस पे है, घग्गर पे है, ठीक है। ये 4 सिटीज़ के नाम आपको पता हो गए। उसके बाद मैं 2-3 और लिखवा रही हूँ, जैसे कि एक है रांगपुर, एक है रांगपुर, वो है भांदर रिवर के ऊपर, भांदर। एक है सूत कगान डोर, ठीक है, वो दश्त रिवर के ऊपर, जो भी ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। एक है चान्हू दारो, अभी बताया दारो सिटी के इंडस के ऊपर, ठीक है। ये 7 सिटी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो एक ही स्टेटमेंट सही थी, ए। 36 का आंसर क्या हो जाता है हमारा, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली पीपल किसको डोमेस्टिकेट करते, गोट शिप पिजन ऑक्स, चारों को ही करते थे। तो याद रखना वहाँ के पीपल हॉर्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, ठीक है, हॉर्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, बट वर अवेयर अबाउट इट, वो उसके बारे में अवेयर थे लेकिन उसको वो नहीं करते थे। हॉर्स के रिमेन्स कहाँ से मिले हैं इंडस वैली में, सुरकोटाडा, याद रखना सुरकोटाडा, ये एक प्लेस है वेस्टर्न गुजरात में, वहाँ से इसके रिमेन्स मिले हैं हॉर्स के, ठीक है। वो अवेयर थे लेकिन उन्होंने उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी जो करंट अफेयर्स में चल रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, रेनादू चोलास वर दी फ्यूडेटरीज ऑफ चोला डायनेस्टी, जो रेनादू चोलास थे वो फ्यूडेटरीज थे चोला डायनेस्टी के। तो देखो ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है चोलास के बारे में, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं स्टोन पे, ठीक है, और वो रेनादू चोलास के वहाँ से हैं, ठीक है। तो वही है कि ये बोला कि चोला डायनेस्टी के जो फ्यूडेटरीज थे, नौकर थे, वो थे रेनादू चोला, ये बिल्कुल सही है, ये उनके फ्यूडेटरीज थे। सेकंड है, द रेनादू चोलास यूज तेलुगु इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ संस्कृत, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो रेनादू चोलास थे उन्होंने सबसे पहले तेलुगु का यूज़ किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी और इंस्क्रिप्शंस में भी, संस्कृत की बजाय। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें जो हमारी सही है, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता दूँ कि रेनादू चोलास की इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कैपिटल क्या थी, वो थी एरिकाल, वो क्या थी, एरिकाल इनकी कैपिटल थी। ये थी रेनाती चोला के बारे में बोल रही हूँ मैं। अब मैं बताऊँ अगर आपको चोला डायनेस्टी के बारे में, जो हमारी चोला डायनेस्टी थी, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ तो चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी उरियार, उरियार या फिर उरियार और पूहड़ को और क्या कहा जाता है, कावेरी पट्टनम भी बोल सकते हैं, कावेरी पट्टनम ये पोर्ट टाउन था, ठीक है। ये क्या है, चोला डायनेस्टी का कैपिटल थी, ये क्या थी, ये कैपिटल थी पूहड़। एक है कि यहाँ का जो एम्बलम था वो था टाइगर, एम्बलम क्या था, टाइगर। एक था कि यहाँ का सबसे फेमस किंग कौन था, किंग करिकाला, करिकाला यहाँ का फेमस किंग था चोला डायनेस्टी का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि आपने एक उसका भी नाम सुना होगा चोला डायनेस्टी में, एक बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल का नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पे है, तंजौर में है, तमिलनाडु में, ठीक है। वो भी किसने बनाया था, राजा चोला ने बनाया था, राजा चोला वन तो जो था उसने बनाया था बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में, तमिलनाडु में। एक और जो है एक तमिलनाडु में प्रोजेक्ट चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर, वो है प्रोजेक्ट चोला डायनेस्टी पोर्ट सिटी, प्रोजेक्ट चोला डायनेस्टी पोर्ट सिटी, जिसमें पूहड़ सिटी को दोबारा रिजनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ यादें रखना, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए चोला डायनेस्टी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। सेकंड 39 है, द चोला मेंटेन्ड एन एफिशिएंट नेवी, ये बिल्कुल सही, एफिशिएंट नेवी उन्होंने मेंटेन की थी। द एम्बलम ऑफ चोला वाज लायन, अभी बताया ऊपर लायन नहीं था, क्या था, टाइगर था उनका एम्बलम। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाता है डी, पूहड़ वाज द चीफ पोर्ट टाउन ऑफ चोला, इसकी कैपिटल भी थी और चीफ पोर्ट टाउन भी था। 40 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, द चोला अंपायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, कि जो चोला अंपायर था वो एम्बलम में डिवाइड था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो वो था वो एम्बलम में डिवाइड था। सेकंड है, द इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू पीरियड ऑफ राजेंद्र वन फाउंडेड उत्तरी मेरू, देखो उत्तरा मेयार में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो राजेंद्र वन के टाइम के नहीं है, वो हैं प्राण टाका वन, किसके नाम के टाइम के हैं, प्राण टाका
वन के टाइम के हैं, ठीक है। तो और वे फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल्स के बारे में बताते हैं, ये बताते तो हैं लेकिन वो उसके टाइम के, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है वहाँ उस टाइम पे सैविजन और वैष्णविज्म दोनों ही जो है वो फ्लोरिश हो रहे थे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये दोनों ही उसमें फ्लोरिश हो रहे थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, इसका आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। पुल्लिकली आर्ट के बारे में बताना है। पुल्लिकली आर्ट किससे रिलेटेड है? केरला से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये ओनम में फोर्थ डे ऑफ ओनम में, ये फोर्थ डे जो ओनम का होता है उसमें ये परफॉर्म की जाती है पुल्लिकली आर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसी को पुल्लिकली को बोलते हैं टाइगर डांस। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? टाइगर डांस। ये केरला में की जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हो जाती हैं, ठीक है। 41 हमारा हो गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में स्टेटमेंट्स बतानी है। ही कंपाइल्ड द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ शकुंतला, बिल्कुल सही, उसने शकुंतला का बंगाली ट्रांसलेशन किया था। ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन पासिंग ऑफ द लॉ विच मेड द मैरिज ऑफ विडोज लीगल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे नहीं, उसने विडोज को किया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किया था, डलहौजी के टाइम पे किया था। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट आप आगे से पढ़ोगे बिल्कुल सही लग रही है, लास्ट में बस गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी सेकंड रॉन्ग हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाता है बी। ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। सबने ही लगभग जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उस टाइम के, सबने ही उनको अपोज किया था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है, कि कौन सी टर्म करेक्टली मैच है, ठीक है। करेक्टली मैच टर्म बतानी है। देखो, विश, विश क्या होता है? जो लिख रखा है बिल्कुल सही है। ग्रुप ऑफ मैनी विलेजेस को बोलते हैं विश, और उसके जो हेड करता है उसको बोलते थे विशपति, ठीक है, विश उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ मैनी विलेजेस, ठीक है। सेकंड है बली। बली होता है वॉलंटरी टैक्स पेड बाई पीपल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जो भी वॉलंटरी टैक्स पीपल देते हैं उसी को बोलते हैं बली। एक है पोतावध्याक्षा। पोतावध्याक्षा जो भी है ये होता है ऑफिसर ऑफ वेट एंड मेजर्स, ऑफिसर ऑफ वेट एंड मेजर्स को बोलते हैं पोतावध्यक्षा। और सनिधाता क्या होता है? ऑफिस ऑफ ट्रेजर, स्टेट ट्रेजरी को बोलते हैं सनिधाता, स्टेट ट्रेजरी, एसएस याद रख लो, स्टेट ट्रेजरी और सनिधाता, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तुम्हारी रॉन्ग है एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट बतानी है हमें, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। इसमें एक चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिवल हिस्ट्री की जो टर्म्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा 2-3 साल से लगातार टर्म्स पे क्वेश्चन आ रहा है, रट लेना इस चीज़ को। अभी 1-2 क्वेश्चन और आ रहे हैं इस चीज़ पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 44। ब्रह्मदेया क्या है? ब्रह्मदेया है जो लिख रखा है वही, टैक्स फ्री लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो टैक्स फ्री लैंड दी जाती है उसी को बोलते हैं ब्रह्मदेया। सेकंड है घटिका। घटिका क्या इरिगेशन डिवाइस को नहीं, स्कूल और कॉलेज को बोलते हैं घटिका, स्कूल एंड कॉलेज को बोलते हैं घटिका। थर्ड है उर। उर किसको बोलते हैं? ग्राम सभा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है, उर किसको बोलते हैं? ग्राम सभा को बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड भी सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही। फोर्थ क्या है? अराघट्टा इरिगेशन डिवाइस को बोलते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या है? मेडिवल हिस्ट्री के टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब के प्री के लिए, ठीक है, तो इन चीज़ों को रट लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? तो ये स्टेटमेंट मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1865 में फाउंड की गई थी, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है ये। और अभी अगर की बात करूँ अभी की, तो इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10th आई है, ठीक है। इंडिया की रैंक 2020 में 10th है, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया है? US टॉप किया है, USA ने टॉप किया है इसमें। और क्या है? अगर मैं और साइबर सिक्योरिटी से और एक चीज़ बताऊँ, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ये भी साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया नॉट सिग्नेटरी ऑफ इट, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन का, ये याद रखना। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है डी, कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन निकालता है? ये सारे निकालते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ, चलो बस हो गया, इतनी सारी चीज़ें बहुत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, कि बाउंड्री बतानी है, नागालैंड किस किस से बाउंड्री टच करता है। तो आपने अगर नागालैंड का मैप देखा हो तो जैसे कि ये है, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, तो ये जो है ये आ जाता है आसाम, ये हो जाता है ये हो जाता है हमारा नागालैंड, ये हमारा नागालैंड, और ये है यहाँ पे, यहाँ से असम, ठीक है। तो ये हमारा असम, ये हमारा अरुणाचल, और ये नागालैंड, और यहाँ पे है मणिपुर। तो किस किस से बाउंड कर रही है? केवल और केवल किस किस से बाउंड कर रही है? ये देख लेते, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहाँ गया? ये रहा। किस किस से बाउंड कर रही है? नागालैंड कर रही है, तो अरुणाचल से, इधर असम से और इधर मणिपुर से। तो इसमें कौन कौन से? असम है, मणिपुर है, मेघालय से नहीं कर रही, मिजोरम से नहीं कर रही। तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो बी है, ठीक है। आ गया समझ में नागालैंड किस किस से बाउंड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। FATF के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। FATF
देख लेते हैं। इट मैंडेट्स इंक्लूड्स कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें जो है हमारी तीनों स्टेटमेंट है। FATF में तीनों है। किसने शुरू किया था FATF? G7 कंट्रीज ने 1989 में शुरू किया था। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें अगर बताऊँ टेरर फाइनेंसिंग 2001 में ऐड किया गया है, और जो ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये 2012 में ऐड किया गया, ठीक है। अब इसमें है करंटली ओनली ईरान इज इंक्लूडेड इन ब्लैक लिस्ट। नहीं, केवल ईरान ही नहीं, इसमें नॉर्थ कोरिया भी ब्लैक लिस्ट में ही है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया भी ब्लैक लिस्ट में ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्या आंसर आ गया इसका? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट गिलगिट बाल्टिस्तान? गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। देखो ये अगर इंडिया का हमारा मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान, ये गिलगिट बाल्टिस्तान। अब देख लेते हैं। द दोसाई प्लेन्स कंसिडर्ड एज वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटू आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोसाई प्लेन्स वहीं पे सिचुएटेड होते हैं। सेकंड है इट लाइज बिटवीन कराकोरम रेंज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आती है? कराकोरम रेंज। और यहाँ पे क्या आती है? ग्रेट हिमालयन रेंज। तो क्या उसके बीच में है? बिल्कुल उसके बीच में है। हिंदुकुश लाइज वेस्ट ऑफ दिस रीजन। हिंदुकुश कहाँ पे है? यहाँ पे पामीर नोट है, पामीर नोट से इधर है हिंदुकुश। तो क्या इसके वेस्ट में क्या ये है हिंदुकुश? बिल्कुल इसके वेस्ट में ही है। तो सारी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो इसका आंसर हो जाता है डी। लोकेशन बेस्ड में अब की बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके यहाँ पे मतलब कहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बियाफो ग्लेशियर, इसी में गिलगिट बाल्टिस्तान में। एक है बाल्टोरो ग्लेशियर, और एक है बटूरा ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। नंबरिंग नहीं हुई अच्छे से। मलाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है। 2020 एडिशन जो है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल दी 4 क्वाड कंट्रीज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2020 में जितने भी क्वाड की सारी कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये बिल्कुल हमारी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और क्या है? इट स्टार्टेड एज ए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। जो ये है ये इंडिया और USA के बीच में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज की तरह ही शुरू हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। 1992 में शुरू हुआ था एज ए बायलेटरल एक्सरसाइज। 2015 में इसमें जो है जापान ने परमानेंटली ज्वाइन कर लिया था, और अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आगे समझ में, तो इसका आंसर हो जाता है सी। इसका आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। नाटो के बारे में हमें बताना है। नाटो, ठीक है, ये जो अलायंस है 30 कंट्री का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। देखो याद रखना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ही है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज नाटो में नहीं है। साउथ अमेरिका की कंट्रीज नाटो में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब देख लेते हैं सेकंड। द फंडामेंटल रोल ऑफ नाटो इज टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। ये सही है। थर्ड, द नाटो हैज नो रोल। अगर USA का रोल अफगानिस्तान में है तो क्या नाटो का रोल अफगानिस्तान में नहीं होगा? वो तो उसकी मेन कंट्री है। तो नहीं, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग। अगर थर्ड रॉन्ग हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाता है। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नाटो आर इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। तो जो हमारी ये भी बिल्कुल गलत है। केवल और केवल इंग्लिश और फ्रेंच ही जो है नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कोई नहीं है, जर्मन नहीं है, ठीक है। याद रखना इसको। तो जैसा कि आपने देखा आज हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से किया है, एक बार और इनको फिर से रिवाइज कर लेना, आप इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलोगे। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, और हमारे साथ हर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको 1-2 पॉइंट भी सुनने को मिला हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके जाओ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको कम से कम इससे और अगले साल के प्री के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।